हेलो स्टूडेंट्स। 11th क्लास के इकाई 2 अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व को डिस्कस करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी की किताब चुनाव और प्रतिनिधित्व अध्याय 3 खोल के नोटबुक और पेन के साथ बैठोगे तो अच्छा लाभ ले सकते हो। अब आप नीचे रेड इंक और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लो ताकि आप अच्छी तरह से सुन सकते हो। फुल स्क्रीन में देखोगे और अच्छी तरह से सुन सकते हो और समझ सकते हो। ये एक बार आपने देख लिए तो जिंदगी भर याद रह जाएगी, एग्जाम में अच्छा मार्क लाओगे ही लाओगे। तो हम चैप्टर को अभी चलते हैं। अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव की हमें जरूरत क्या है? अब देखोगे हमारे देश में 130 करोड़ों लोग हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई मत लेना चाहेंगे लोगों का तो 130 करोड़ लोगों के मत लेना मतलब बहुत सारे समय और बहुत सारे पूंजी अर्थ का खर्चा करना होता है। ये संभव नहीं है बड़े देशों में जैसे हमारी देशों में। इसलिए हम चुनाव करके प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। वे रिप्रेजेंट करते हैं लाखों लोगों को और उनका मत लाखों लोगों का मत माना जाता है। इस तरह से हम सारे को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे का मत लेने का एक तरीका निकाले। और चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण एक प्रोसीजर है और महत्वपूर्ण यानी स्टेप है लोकतंत्र के। लोकतंत्र बिना चुनाव के संभव नहीं है और चुनाव लोकतंत्र के बिना संभव नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। चुनाव लोकतंत्र के त्योहार माना जाता है। अब आप ये कार्टून देख रहे होंगे। ये कार्टून में तुम्हें ऐसे दिखेगा जैसे ये त्योहार नहीं है, एक डिजास्टर आया हुआ है। क्योंकि चुनाव में जो हिंसा, धांधलीबाजी, बूथ कैप्चरिंग ये सारे होते थे तो ये ऐसे ही होता था। पर अब चुनाव धीरे धीरे सुधार हो करके हमें एक फेस्टिवल, एक त्योहार की तरह लगने लगा है। अब बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी हिंसा कहीं कहीं होता है पर धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा, इतना हमें आशा और विश्वास है। हमें यहाँ पे देख सकते हैं कौन मत देने के योग्य है। मत देने के लिए पहले 21 साल रखा गया था, उसके बाद उसको संशोधन करके 18 साल रखा गया है। यानी जो भारतीय नागरिक 18 साल से ऊपर है उनको चुनाव देने की हक है और वो चुनाव देने की, मत देने की योग्य है। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? 21 साल से ऊपर लोग चुनाव लड़ने की योग्य है। कौन चुनाव की देखरेख करेगा? वो इलेक्शन कमिश्नर चुनाव की देखरेख करता है। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? यानी वो मत देते हैं, जो प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले वो जीतता है। उसको ऐसे भी कहते हैं फर्स्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली।
मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधित्व का चुनाव कैसे होगी? चुनाव देने के बाद मतगणना प्रत्याशी के अकाउंट से काउंट किया जाता है। जो प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले वो जीतता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। भारत की चुनाव व्यवस्था, हमने फर्स्ट दी पोस्ट यानी जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीते, ये प्रणाली अपना रखे। दूसरा प्रणाली भी है, उसको समांतर चुनाव प्रणाली कहते हैं। पर हमने जो अपना रखे हैं, जो सबसे आगे वही जीता, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले वही जीतता है। अब यहाँ देख सकते हो पार्टी भी, पार्टी के यहाँ पे नाम दिया गया है और उनके परसेंटेज दिया गया है और यहाँ सीट दिया गया। अब देखो भाजपा का 7.4% है और जनता पार्टी का 6.4% है, यानी कम है। पर फिर भी जनता पार्टी के वोट जो प्रत्याशी जीते हैं 10 और भाजपा के जो प्रत्याशी जीते हैं वो है 2, यानी मत जो प्रतिशत है वो कम होने के बाद भी प्रत्याशी ज्यादा जीते हैं। है तो हमारा क्या होता है कि जो प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले उसको हम प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं। पर समांतर में क्या होता है, ये जो प्रतिशत है वो प्रतिशत के आधार पे उनको जो प्रत्याशी देना पड़ता है। समझ लो भाजपा का 7.4% है और जनता पार्टी का 6.4% है, तो भाजपा ज्यादा प्रत्याशी देगा और जनता पार्टी कम प्रत्याशी देगा। यानी एमपी जो भाजपा के ज्यादा होंगे पार्लियामेंट को जाने के लिए, संसद को जाने के लिए, और जनता पार्टी का कम होंगे क्योंकि उनका प्रतिशत कम है। पर हमारा जो है वो ऐसा नहीं है, हमारा फर्स्ट दी पोस्ट है, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीतता है। इसलिए हर एक प्रत्याशी की वोट गिनती होती है और वो जीते या हारे वो काउंट करता है। अब आगे हम ये देखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधि। अभी मैंने बताया समानुपातिक प्रतिनिधि छोटे देश में ज्यादातर लागू होती है, जैसे इजराइल, नीदरलैंड। उनमें क्या होता है कि पार्टी को वोट देते हैं, लोग पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी का परसेंटेज निकाला जाता है, जिसका परसेंटेज जितना है उतना प्रतिशत का हिसाब से वो संसद में अपना प्रत्याशी, अपना प्रतिनिधि भेजेगा। अगर समझ लो कांग्रेस का प्रतिशत 50% है, तो वो 50% सांसद भेजेगा सांसद को। सांसद में समझ लो 540 सांसद भेजना है, तो 540 का 50% हो जाते हैं 270, तो 270 एमपीज कांग्रेस के हो जाएंगे। इसी तरह से समझ लो भाजपा के 10% है वोट, तो वो 540 का 10% हो गया 54, तो 54 एमपीज सांसद संसद में भेजेगा भाजपा। इसको कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधि। यहाँ दोनों प्रणाली का अंतर दिया है। सर्वाधिक वोट वाले की
जीत है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिला है। यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली है। यहाँ देखोगे पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। यानी हमारा 544 सांसद आना है, तो फिर पूरे देश को 544 पार्ट में बांट दिया जाता है। और वहाँ एक एक जगह से वो प्रत्याशी खड़े होते हैं। प्रत्याशी समझ लो 5 खड़े हुए हैं। पांचों में से जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत के आता है संसद को। ये बड़ा आसान तरीका है। पर समानुपाती में वो प्रत्याशी नहीं खड़े होते हैं, वहां पार्टी खड़े होते हैं। यहाँ हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ जरूरी नहीं एक प्रतिनिधि चुना जाए। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि भी चुने जा सकते। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यहाँ पार्टी को वोट देता है। पार्टी इस तरह से बाकी को भी देख सकते हो। उदाहरण के लिए ये यूनाइटेड किंगडम में ये अपनाया गया है, बल्कि हमने उनसे कॉपी किए हैं, लिए हैं, और भारत हमने अपना रखे हैं। यहाँ इजराइल और नेदरलैंड में ये अपनाया गया है समानुपाती। आगे हम चलते हैं। राज्यसभा में हमारा वोट लेकिन थोड़ा अलग ढंग से होता है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है। कुल मतदान हो जितना है उसको डिवाइड किया गया है कुल विजयी उम्मीदवार। समझ लो हम कुल मतदान 200 एमएलए कर रहे हैं और उनमें 4 उम्मीदवार हैं राज्यसभा को चुनने के लिए। तो 200/4 +1 यानी 40+1 41 वोट की जरूरत पड़ेगी। और 41 वोट से अगर ज्यादा मिला तो वो जीतता है, 41 वोट से कम मिला तो वो हार जाता है, उसको चुना नहीं जाएगा। यहाँ दिखाया है पहले कांग्रेस पार्टी में भारी जीत जो हो रहा था, तो विरोधी पार्टी का जो आवाज है वो दब जाता था। वो बहुत ही बौना दिखाया गया है, बहुत ही छोटा दिखाया गया है। ये ये विरोधी पार्टी है। विरोधी पार्टी की आवाज की कोई महत्व ही नहीं रहा था। ये 1984 की बात है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3/4 वोट मिला था। तो विरोधी पार्टी भी स्ट्रांग रहना लोकतंत्र के लिए जरूरत है। अब हम आगे चलेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत सारे प्रावधान हमने बना रखे हैं। चुनाव में सिक्रेसी बरत रहे हैं, यानी कौन किसको वोट दिया किसी को पता नहीं चलेगा। और जो निर्वाचन आयोग है उसको स्वतंत्र बना के रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान ने संविधान ने बनाया है, ताकि चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से हो। यहाँ कार्टून में यह दिया है चुनाव यहाँ चुनाव मतलब जो ये है भय फैला रहे हैं। चुनाव नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं। ये जो नेताजी हैं, ये नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं। वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेता चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है?
नहीं, ये अच्छे नहीं। वो देखो ये क्या कह रहे हैं, सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है। अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसे नई मुसीबत को झेलना पड़ेगा। वो डर फैला रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग हमारा स्वतंत्र है, लेकिन नेता यूं कह रहा है कि चुनाव जीतना अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। ज्यादा मुश्किल कोई नहीं है, वो तो तुम्हारा कैंडिडेट के अंदर तुम्हें ज्यादा अच्छा करना होगा, यही है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसे नहीं है जो अलोकतांत्रिक तरीके से वो कुछ करता है। चुनाव सुधार, हमें चुनाव सुधार, बहुत सारे सुधार करना चाहिए। जितनी सुधार करो उतनी अच्छे बनेंगे। हमारे चुनाव व्यवस्था में सर्वाधिक वोट जिसको मिलता है वो जीतता है। संसद और विधानसभा में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं का चुनने के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। वो अभी लटका हुआ पड़ा हुआ है, जो रिजर्वेशन 33% महिला को देने की बिल है। चुनावी राजनीति में धन का प्रभाव ज्यादा हो रहा है, धन का प्रभाव हमें कम करना चाहिए, ताकि गलत लोग चुनाव को धन के प्रभाव से न आए। इसलिए यहाँ देखोगे चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी है वो मुंह छुपा के आ रहे हैं, क्योंकि इनको मुंह छुपाने की आदत है, वो गलत काम पहले से करते हैं, इसलिए मुंह छुपा करके आ रहे हैं। वो दिखाना नहीं चाहते कि वो गलत काम जो पहले किए थे वही आदमी खड़े हैं। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने के रोक दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, ऐसे होता है, कम से कम जिसको चार्जशीट मिला है उनको तो रोक देना चाहिए ही चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। आजकल देखोगे लोग चुनाव जेल से भी लड़ते हैं, तो ये एक सुधार आना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति धर्म ज्यादा चल रहा है, जाति धर्म नहीं आना चाहिए। और देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पे है, इसीलिए जो ज्यादातर चुनाव जाति हो रहा है और धर्म के आधार पे भी हो रहा है, इसलिए हिंसा भड़का रहे हैं लोग। और राजनीतिक दलों की कई प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उसके कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। हाँ, कानून तो होना चाहिए, पर ये बहुत प्रभावशाली और धनवान लोग होते हैं, वो कानून को तोड़ मोड़ करके निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं निकलता। इनमें से एक टॉपिक हमने छोड़ दिए हैं, जो बीच में रह गया है, उसका है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ये आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। पहले क्या होता था, जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सिर्फ जो आरक्षित लोग है उसको वोट देने के अधिकार था, पर उसमें सुधार लिया गया। अब क्या हुआ गया कि आरक्षित चुनाव क्षेत्र में जो प्रत्याशी है वो आरक्षित वर्ग से होगा, यानी SC ST वर्ग से होगा, लेकिन चुनाव में वोट सारे दे सकते हैं। उसको हम अभी स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र से आरक्षित चुनाव क्षेत्र का नाम में परिवर्तन कर दिए हैं। ये है आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब। तो अब हम और आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालन, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन करना, मीडिया द्वारा
करवाए गए जनमत संग्रह। हम यूं कह सकते हैं क्लास मॉनिटर। ये प्रत्येक चुनाव कह सकते हैं। हाँ, इनमें से नंबर 2, इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? मतदान सूची तैयार करता है ये। उम्मीदवार का नामांकन वो भी करता है। मतदान केंद्र की स्थापना वो भी करता है। आचार संहिता लागू करना वो भी करता है। पंचायत की चुनाव परीक्षण चुनाव आयोग नहीं करता है। ये स्थानीय चुनाव में जाता है। निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के चुनाव की प्रणाली में समान है? राज्यसभा और लोकसभा में 18 बार से ज्यादा ये समान है। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। यहाँ प्रत्येक मूल्य प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है। ये वाला समान मूल्य होता है। फर्स्ट द पोस्ट वही विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक मत अर्जित करता है। ये अभी मैंने नंबर 5, अभी मैंने बताया आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है और पृथक चुनाव निर्वाचन मंडल क्या होता है। पहले सिर्फ SC ST लोग वो मंडल में वो चुनाव क्षेत्र में वोट देते थे, लेकिन अब सारे वोट देते हैं, पर प्रत्याशी SC ST के होते हैं, आरक्षित वर्ग से होते हैं। इसको हम कहते हैं कि अंतर पृथक निर्वाचन मंडल और चुनाव में अंतर। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसकी पहचान और किसी शब्द अथवा बदलकर जोड़कर अथवा क्रम से सजाकर इसे सही करो। एक फास्ट रिपो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। हर चुनाव में नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव में होता है। तो चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका के चुनाव के परीक्षण नहीं करता, सही है। चुनाव आयोग वो ये नहीं करता। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता, सही है, हटा नहीं सकता। चुनाव आयोग में एक से ज्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है, नहीं, गलत है, ये गलत। इस तरह से हम डिस्कस कर लिए हैं। पहले तो हम सारांश अगर देखें तो यूँ कहेंगे चुनाव की इसलिए जरूरत है हमें क्योंकि इतने लोग हैं, सारे लोग का मत हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए प्रतिनिधि की जरूरत है। और प्रतिनिधि जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं और लाखों लोगों का मत माना जाता है।
लाखों लोगों के समस्या भी समाधान करने के लिए वो जूझता है सरकार के साथ मिलकर के करता है, इसलिए चुनाव की जरूरत है। और हमने चुनाव प्रणाली कैसे अपना रखे हैं? हमने जो सर्वाधिक वोट पाता है वो जीतता है, वही प्रणाली हमने अपना रखे हैं। इसको फर्स्ट दी पोस्ट प्रणाली भी कहते हैं, यानी पूरे देश को हम 544 सांसद की क्षेत्र में बांट दिए हैं। हर एक क्षेत्र में प्रत्याशी खड़े होते हैं सांसद बनने के लिए। उन प्रत्याशी के अंदर से जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत करके संसद पे आता है। इसके विपरीत दूसरा प्रणाली भी है जिसको हम कहते हैं समानुपातिक प्रणाली, जो छोटे देश में लागू होता है, जैसे इजराइल, नेदरलैंड। वो देश में पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र में देखा जाता है और वहाँ पार्टी को वोट देते हैं लोग। पार्टी की परसेंटेज के अनुसार जो पार्टी वो भेजता है सांसद को संसद। जिसका ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है वो ज्यादा प्रत्याशी भेजता है। और वही समानुपातिक में अपने देश को बांट करके भी वोट दिया जाता है। जैसे अर्जेंटीना में उन्होंने पूरे देश को बांट दिए हैं। वहाँ हर चुनाव क्षेत्र में परसेंटेज देखी जाती है पार्टी का, और वो पार्टी के हिसाब से वो भेजता है अपना प्रत्याशी। एक प्रत्याशी भेज सकता है, दो प्रत्याशी भेज सकता है, तीन प्रत्याशी भेज सकता है, उसकी परसेंटेज के अनुसार। तो ये रहा समानुपातिक प्रणाली जो हमारे देश में अपनाया नहीं जाता है। हमारे देश में जो जीता वही। इन दोनों के अंदर अंतर भी दिया गया है। हमारा राज्यसभा में लेकिन चुनाव प्रणाली अलग अपनाए हैं, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पे। कुल मतदान, उसके बाद कुल विजयी उम्मीदवार +1 में डिवाइड करके +1 किया जाता है। जितनी वोट मिलना है मिनिमम, उससे ज्यादा वोट मिले तो वो जीतता है। उसके बाद हमने स्वतंत्र रखने के लिए क्या क्या सुझाव है वो भी हमने डिस्कस किए। स्वतंत्र रखने के लिए हम जो हिंसा में लिप्त है, जिसकी चार्जशीट हो गई है, उसको हमें लेना नहीं चाहिए। धन का उपयोग कम करना चाहिए ताकि चुनने के बाद वो करप्शन ना करे। ये सारा हमें अपनाना चाहिए। तो ये रहा तुम्हारी तीसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। मेरे ख्याल में सारे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर कोई नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके साइड में एक बेल का आइकन है, वो बेल के आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपडेट किया जाएगा तो आपको वो सूचित कर लेगा। तो धन्यवाद सबको।